हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.6। इन एग्जाम्पल्स में हम कुछ अलग तरीके के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो अब तक हमने अभी सॉल्व नहीं किया है। ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 17। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस है आपके पास 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए, ये दोनों इक्वेशंस हमने जो अब तक इक्वेशंस पढ़े हैं उनसे अलग हैं। किस तरीके से? यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है ना। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो इस तरीके के होते थे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इस तरीके से होते थे। यहाँ पर वेरिएबल्स कहाँ होते हैं? न्यूमरेटर में होते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये वेरिएबल्स कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। तो ये अलग टाइप का इक्वेशन हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेके देखते हैं तो देखिए क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा xy, है ना। अब देखिए x में y की कमी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ऊपर y मल्टीप्लाई होगा, है ना। प्लस y में देखिए x की कमी है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 13। अब xy को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 13xy। अब हमें लग तो रहा है कि ये हमारे पुराने वाले इक्वेशन के जैसे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए xy वाला टर्म आ गया। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसको एक अलग अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं, आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से बोर्ड में पूछा भी जाता है। ओके, अब देखिए हमें दिक्कत किस वजह से हो रही है? दिक्कत हो रही है हमें ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स के आने की वजह से, है ना। तो हम इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इज इक्वल्स टू 13। देखिए बिल्कुल सेम है ना। देखिए 2 × 1 करेंगे तो 2/x हो जाएगा और 3 × 1 करेंगे तो 3/y हो जाएगा। वापस वही इक्वेशन है, मैंने कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं किया है ना। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को भी रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन में कुछ चीज़ कॉमन है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी 1/x है, सेकंड इक्वेशन में भी 1/x है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 1/y है, सेकंड इक्वेशन में भी 1/y है। तो हमें दिक्कत कौन दे रहा था? दिक्कत यही तो दे रहे थे, x और y, है ना। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको एक नया नाम दे देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं 1/x को और 1/y को। देखिए लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। ये हमने एक नया नाम दे दिया। अब देखिए इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। सो द इक्वेशंस नाउ बिकम्स 2 × देखिए 1/x को मैंने एक नया नाम दिया a, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 × 1/y को b दिया है नाम, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन अब ये बन चुका है। अब देखिए ये दिखने में हमें लग रहा है ना हमारा पुराने इक्वेशंस की तरह, है ना। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 उस फॉर्म का लग रहा है थोड़ा बहुत, है ना। अब देखिए सेकंड इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, 5 × 1/x यानी कि ये हो जाएगा 5 × a माइनस 4 × 1/y। 1/y का देखिए क्या है नाम, b, तो ये हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो ये हमें जैसे पहले सॉल्व किया था इक्वेशन उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगता हो। अब देखिए मैं आज इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। थर्ड इक्वेशन में से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए थर्ड इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालूंगा अगर, तो 3b वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू आएगी थर्ड इक्वेशन से 13 - 3b/2। ये होगी आपकी a की वैल्यू। इसको हमने दे दिया फिफ्थ इक्वेशन। ओके, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, क्योंकि थर्ड इक्वेशन का काम खत्म हो गया है ना, और इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। अब तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आता है आपको तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखिए हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमारा फोर्थ इक्वेशन था 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। अब देखिए a की जगह हम पुट करेंगे 13 - 3b/2, है ना। तो देखिए 5 × 13 - 3b/2 माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, साथ के साथ हम एलसीएम भी ले लेते हैं।
ओके, देखिए 13 5 सा 65 माइनस 5 3 सा 15, 15b माइनस एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -8b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2। अब ये 2 को उस तरफ भेज दीजिए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। 15b माइनस का 15b एंड माइनस का 8b कितना हो जाएगा माइनस का 23b। तो देखिए 65 माइनस 23b इज इक्वल्स टू -4। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 65 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास बचा -23b इज इक्वल्स टू -4 माइनस 65। तो कितना हो जाएगा देखिए -23b इज इक्वल्स टू -69, है ना। 4 और 65 क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो देखिए -23 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा b इज इक्वल्स टू -69 अपॉन -23। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल एंड 23 3 सा 69, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिए b की वैल्यू हम पुट करेंगे इस फिफ्थ इक्वेशन में ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फिफ्थ। ओके, तो a इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू बी था, तो b की वैल्यू कितनी है 3, है ना। तो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो आपके पास बचेगा 13 माइनस 9 अपॉन 2 दैट मीन्स 4 अपॉन 2। और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, a की वैल्यू 2 हो चुकी है और b की वैल्यू 3, है ना। अब देखिए हमारा मोटिव a और b की वैल्यू नहीं निकालना था, हमारा मोटिव था x और y की वैल्यू निकालना। तो अब देखिए a का रिश्ता x से है, क्योंकि देखिए a 1/x का नाम है ना, एंड b 1/y का नाम है। तो a का रिश्ता x से है, b का रिश्ता y से है। जब हमें a की वैल्यू पता है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड b की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। अब देखिए a की वैल्यू हमारी आई थी 2, है ना, और a हमने किसको माना था, a माना था हमने 1/x को। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/x इज इक्वल्स टू ये 2 उसकी वैल्यू है a की, है ना। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो इस तरफ भी हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए b की वैल्यू आई थी 3, है ना, और b किसको माना था 1/y, तो 1/y इज इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इस तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखा आपने, हमने क्या किया 1/x को a माना, है ना, और 1/y को b माना। इसको मानने से जो हमारी इक्वेशंस थी वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। पहले जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उस तरीके की बन गई। उसके बाद क्या किया हमने a की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू निकाली, और a से फिर हमने x की वैल्यू निकाल ली और b से y की वैल्यू निकाल ली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको करेंगे तो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 18। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय reducing them to a pair of linear equations. The equations are 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equals to 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equals to 1. अब देखिए ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में, हालांकि थोड़े चेंज्ड रूप में है। वहाँ पर सिर्फ x था, यहाँ पर x माइनस 1 है ना। वहाँ पर सिर्फ y था डिनोमिनेटर में, यहाँ पर y माइनस 2 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, है ना। देखिए 5/x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस ये कितना, देखिए 1/y माइनस 2, इसमें तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 6 यहाँ पे कोफिशिएंट है तो इसको बाहर कर दीजिए, 6 इंटू 1/x माइनस 1 माइनस देखिए 3 कोफिशिएंट है तो 3 को बाहर कर दीजिए, 3 इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए कॉमन जो चीज़ है दोनों इक्वेशन में जो सेम लगती है उसी को हम नया नाम देते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 1/x माइनस 1 है, सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x माइनस 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में 1/y माइनस 2 है, सेकेंड इक्वेशन में भी 1/y माइनस 2 है। तो इन्हीं को हमें नाम देना है। तो देखिए लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं a और b क्यों ले रहा हूँ, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। शायद एनसीईआरटी में u और v लिया है, मैंने यहाँ पर a और b लिया है।
आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्स और वाई, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर है ना। अब देखिए, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। सो द इक्वेशंस रिड्यूस टू, देखिए फर्स्ट इक्वेशन किस में बदलेगा, देखिए 5 इंटू 1/x-1 को हमने a माना है तो ये हो जाएगा 5a प्लस 1/y-2 को हमने b माना तो ये क्या हो जाएगा b। 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, 6 इंटू 1/x-1 को हमने माना है a तो 6a हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1/y-2 को हमने b माना तो ये हो जाएगा -3b इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू निकालना आसान है ना। तो देखिए b की वैल्यू निकालेंगे तो 5a वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू आएगी b इज इक्वल्स टू 2 - 5a, है ना। ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का काम खत्म हो गया, फिफ्थ इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे फोर्थ इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। हम b की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है, देखिए 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम b की जगह क्या पुट करेंगे, 2 - 5a। देखिए 6a माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 2 - 5a इज इक्वल्स टू 1, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 6a माइनस, अब देखिए 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ देखिएगा बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो, है ना। तो आपके पास बचेगा -6 प्लस 15a इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 6a एंड 15a दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21a। ये -6 हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 6 दैट मीन 7। तो आपके पास बचा 21a इज इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a इज इक्वल्स टू 7/21 दैट मीन्स 1/3। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे कैसे, a की वैल्यू को पुट करेंगे हम फिफ्थ इक्वेशन में। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 5। देखिए इक्वेशन 5 थी हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 2 - 5a। a की जगह हम पुट करेंगे 1/3। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b इज इक्वल्स टू 2 - 5 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास आएगा 6 - 5/3 दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमने a की वैल्यू निकाली 1/3 एंड b की वैल्यू भी निकाली जो कि क्या है ये 1/3। अब देखिए a का रिश्ता है x से, है ना, एंड b का रिश्ता है y से। तो a की हेल्प से x की वैल्यू निकालेंगे एंड b की हेल्प से y की वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। अब देखिए a की वैल्यू आई हमारी 1/3, है ना, और a हमने किसको माना है, a हमने माना है 1/x-1 को। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3। एग्जाम्पल 17 में हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया था ताकि x की वैल्यू निकल जाए। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो इस तरफ लेंगे तो उधर भी लेना पड़ेगा हमें, है ना, ताकि इक्वेशंस बैलेंस हो सके। अब देखिए रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा x-1 इज इक्वल्स टू 3। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल 17 में 1/x था, इसलिए उसका रेसिप्रोकल क्या बना x। यहाँ पर 1/x-1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x-1 होगा। ओके, तो अब देखिए बहुत आसान हो गया। ये -1 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 3 + 1 दैट मीन्स 4। तो a की हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम b की हेल्प से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए b की वैल्यू आई है 1/3। अब देखिए b हमने किसको माना था, b हमने माना था 1/y-2 को, है ना। तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/y-2 इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए y-2 इज इक्वल्स टू 3। ये 2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास बचेगा y इज इक्वल्स टू 3 + 2 दैट मीन्स 5। तो y की वैल्यू आ गई 5, है ना। हमने a की हेल्प से x की वैल्यू निकाल ली और b की हेल्प से y की वैल्यू निकाली। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5। आपने देखा कि कुछ ऐसे इक्वेशंस जो लीनियर नहीं थे, है ना, उसको हमने रिड्यूस किया है लीनियर इक्वेशन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 19। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. अब देखिए क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ये अपस्ट्रीम क्या है एंड डाउनस्ट्रीम क्या है। ओके,
देखिए फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं जो बोट है वो स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर यानी पानी रुका हुआ है। ओके, और सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं इस तरीके से पानी उठा हुआ है, दैट मीन्स ये लहर है, तो लहर को हम बोलते हैं स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? लहर। अब देखिए अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब हो गया लहर ऊपर की तरफ उठ रही है, एंड डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया लहर नीचे की तरफ जा रही है। अब आप सोचिए जब कोई व्यक्ति या कोई बोट अपस्ट्रीम में जाने की कोशिश करेगा, मान लीजिए ये पहाड़ है, ऊपर जाने में दिक्कत होगी आपको या नीचे आने में? किस में ज़्यादा दिक्कत होगी? ऊपर जाने में, क्योंकि ऊपर जाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और नीचे आने में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस केस को हम ध्यान में रखेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, तो एक बोट है वो अपस्ट्रीम जाता है 30 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम आता है 44 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर एंड यहाँ से यहाँ तक 44 किलोमीटर जाता है 10 घंटे में। ओके, 10 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर एंड 44 किलोमीटर नीचे, इस तरीके से आता है। एंड दूसरा केस दे रखा है आपके पास कि 13 घंटे में, 13 घंटे में 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। ये हमारा दूसरा केस हो गया। कितने घंटे में? 13 घंटे में। हमें ये बताना है कि जो लहर है ये द स्ट्रीम, इस स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी एंड जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लॉजिक लगेगा जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम का खेल है यहाँ पे, तो टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से आप टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा? देखिए टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा t इज इक्वल्स टू डी अपॉन एस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम इसको रफ में समझ लेते हैं, उसके बाद इसको फॉर्मेलिटी से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दो स्पीड की बात हो रही है, एक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दूसरा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको आइडिया लग गया कि दो वेरिएबल लेने हैं, है ना। एक वेरिएबल लेंगे हम बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, एक वेरिएबल लेंगे हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्टिल वाटर रुका हुआ पानी है उसमें बोट x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। हम ये मान लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए हम बोट की स्पीड निकालेंगे अप स्ट्रीम में, ऊपर जाने में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये हम निकालेंगे। देखिए जब ऊपर जाएंगे तो मेहनत लगेगी, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो यहाँ पर जब ऊपर जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, क्योंकि दिक्कत होगी, है ना, ऊपर जाने में दिक्कत होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब देखिए जब नीचे आएगी तो उसको कम मेहनत करना पड़ेगा, बोट चलाने के लिए हमें कम मेहनत करना पड़ेगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप देखिए कभी भी नीचे आने की कोशिश करेंगे ऊंचाई से तो स्पीड तेज़ हो जाती है एकदम से, है ना। हम धीरे चलेंगे तब भी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो हमारी यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। बस यही हमें समझना है, बाकी सब बहुत ईजी है। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगी, दैट मीन्स x माइनस वाई, एंड नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, दैट मीन्स x प्लस वाई। अब देखिए कभी कभार क्या होता है बच्चे याद कर लेते हैं x माइनस वाई अप स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, और गलती क्या कर देते हैं दोनों को उल्टा मान लेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ बोट को y मान लेंगे एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लेंगे। तो इस केस में स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई नहीं होगा, y माइनस एक्स होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, लॉजिकली करिएगा, रटिएगा नहीं। देखिए बोट की स्पीड में से माइनस होगा, हमेशा बोट की स्पीड में से माइनस होगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, ये होना चाहिए। तो इस केस में जो हम ये मानेंगे तब इस केस में क्या होगा? y माइनस एक्स। ओके, तो इसका ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में टाइम का इंपॉर्टेंस है। उसने ये बताया कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 10 घंटे में, है ना। तो हम टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि क्या बनता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों मिला कर जाने में उसको 10 घंटा लगा था पहले केस में, है ना। यानी कि यहाँ का टाइम जो अपस्ट्रीम वाला टाइम है प्लस
और यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम वाला टाइम है वो कितना हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं हमारे पास क्या बनेगा, देखिए टी अपस्ट्रीम दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम या इन गोइंग अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, हमें 10 दे रखा है। अब देखिए हमें टी अपस्ट्रीम निकालना है एंड टी डाउन स्ट्रीम निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए टी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए देखिए डिस्टेंस क्या होगा, कितना जा रहा है ऊपर, 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 हो गया अपॉन स्पीड। अब देखिए अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है, x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 30 अपॉन x माइनस वाई। ये हो गया आपका टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग अपस्ट्रीम। अब देखिए डाउनस्ट्रीम के लिए क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस हो जाएगा देखिए 44 किलोमीटर, तो 44 अपॉन और स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, तो आपके पास टाइम हो जाएगा 44 अपॉन x प्लस वाई। ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे पुट कर दीजिए इन दोनों वैल्यूज़ को, तो आपके पास बचेगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना। अब देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल उसी इक्वेशन की तरह होगी एग्जाम्पल 17 एंड 18, है ना। यहाँ पर भी हमारे डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे ए और बी को मानकर। अब देखिए सेकंड केस का क्या इक्वेशन बनेगा, सेकंड केस में क्या कह रहा था, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 13 घंटे लगे हैं। ओके, दैट मीन्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको 13 आवर्स लगे हैं। तो यहाँ पर क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, टी अपस्ट्रीम प्लस टी डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 13। यहाँ भी हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं टाइम को। देखिए टी अपस्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस वही नहीं है, चेंज हो गया है। डिस्टेंस कितना अब 40 किलोमीटर है, तो 40 अपॉन स्पीड, देखिए अपस्ट्रीम की स्पीड है एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हो गया आपका टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग अपस्ट्रीम। अब देखिए डाउनस्ट्रीम में आने के लिए टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस है आपका 55, है ना, तो 55 अपॉन स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम में, देखिए एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया आपकी रफ वर्क। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेलिटी के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद क्या माना था हमने, उसके बाद स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। हमने ये मान लिया कि स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने बोट की स्पीड निकाली थी इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो देखिए, सो द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा, हमेशा बोट की स्पीड में से माइनस करना होता है स्ट्रीम की स्पीड को अपस्ट्रीम के लिए। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। नीचे जाने में स्पीड बढ़ जाएगी एंड ऊपर जाने में घट जाएगी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, किस में माइनस होता है, अपस्ट्रीम में। क्यों माइनस होता है, क्योंकि ऊपर जाने में स्पीड कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई। और किस में से माइनस करना होता है, हमेशा बोट की स्पीड में से माइनस करना होता है स्ट्रीम की स्पीड को। अब देखिए 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऊपर गया है, तो उसका टाइम निकाल लेते हैं, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, उसका टाइम निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे हम, 10 आवर्स के। तो देखिए, टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए, अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारा, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए अपस्ट्रीम कितना जा रहा है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर, तो 30 अपॉन, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गया। अब हम डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड निकाल लेते हैं, सॉरी टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, TD, उसको हम TD से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखिए डिस्टेंस है 44 एंड स्पीड है x प्लस वाई। अब देखिए दोनों मिलाकर 10 घंटे लगे हैं उसको, है ना। अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो गया, 10 घंटे। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा था, 13 आवर्स।
तो हम इन दोनों के लिए सेपरेटली टाइम निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब हम 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएंगे, पहले कितना गए थे 30 किलोमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको हमने टी डैश यू से रिप्रेजेंट किया है, पहले हमने टी यू से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे टी डैश यू थोड़ा अलग दिखाने के लिए, इज इक्वल्स टू 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस है 40 एंड स्पीड कितनी थी एक्स माइनस वाई, है ना। इसी तरीके से देखिए टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए क्या टाइम लगेगा, देखिए टी डैश डी लिख लेते हैं इसको। तो डिस्टेंस है 55 एंड स्पीड है एक्स प्लस वाई, तो आपके पास हो जाएगा 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए दोनों मिला के 13 घंटे लग रहे हैं, तो यानी देखिए टी डैश यू प्लस टी डैश डी इज इक्वल्स टू 13, है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। और आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, है ना। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन है, पहले इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है एंड सेकेंड इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है। फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है एंड सेकेंड इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो इसी को हम नया नाम देंगे, क्या देंगे, ए और बी, है ना। तो देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं ए मान लेता हूँ एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मान लेता हूँ। तो देखिए इक्वेशन किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। सो द इक्वेशंस रिड्यूस टू, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है ना, तो इसको हम लिखेंगे 30a, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है, a है। 30a प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा 44b इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से देखिए क्या बनेगा, 40 इंटू एक्स माइनस वाई, तो देखिए 40 इंटू ए हो जाएगा प्लस 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 55b इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपका फोर्थ इक्वेशन। अब हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं कोई भी मेथड से, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो 44b वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी 10 माइनस 44b अपॉन 30, ये हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू। तो इसको हम फिफ्थ इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का काम खत्म हो गया, फिफ्थ इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन में यूज़ करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम ए की वैल्यू पुट करेंगे क्या, 10 माइनस 44b अपॉन 30, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारा फोर्थ इक्वेशन है 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अब देखिए ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 10 माइनस 44b अपॉन 30, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 40 इंटू 10 माइनस 44b अपॉन 30 प्लस 55b इज इक्वल टू 13। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर और साथ के साथ हम एलसीएम ले लेंगे। तो आपके पास बचेगा 4 इंटू 10 40 माइनस 4 इंटू 44b कितना हो जाएगा, माइनस का 176b प्लस एलसीएम लेके क्या आएगा, देखिए 165b इज इक्वल टू 13। डिनोमिनेटर में क्या 3 है। अब देखिए 3 को उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 176b में से 165b जाएगा तो कितना बचेगा 11b, दैट मीन्स 40 माइनस 11b इज इक्वल्स टू 13, 3 से 39 हो जाएगा, है ना। अब देखिए और सॉल्व करते हैं, 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस 11b इज इक्वल्स टू 39 माइनस 40, दैट मीन्स माइनस 11b इज इक्वल्स टू -1। अब देखिए -11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू आएगी -1 अपॉन -11, दैट मीन्स 1 अपॉन 11। तो b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 11। अब देखिए b की वैल्यू को हम पुट करेंगे फिफ्थ इक्वेशन में ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 5। देखिए इक्वेशन 5 क्या थी आपकी, a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 44b अपॉन 30। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 11, ओके। तो देखिए a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 44 इंटू b की वैल्यू है 1 अपॉन 11 अपॉन 30। देखिए 11 4 से 44, है ना। तो आपके पास बचेगा a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 अपॉन 30, दैट मीन्स 6 अपॉन 30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 5। तो a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5, है ना। अब देखिए a की वैल्यू आई थी हमारी 1 अपॉन 5 एंड b की वैल्यू आई थी 1 अपॉन 11।
ए हमने किसको माना था, ए हमने माना था 1/x माइनस वाई को, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। उसी तरीके से हमने बी किसको माना था, बी माना था हमने 1/x प्लस वाई को, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आपके पास आएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/11। अब तक हमने क्वेश्चंस में क्या किया था, रेसिप्रोकल लिया था, तो यहाँ भी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। देखिए रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या आएगा आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब तक हम रेसिप्रोकल लेते थे तो बहुत ईजी इक्वेशंस आती थी, है ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इस टाइप की इक्वेशंस आती थी, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता था, है ना। यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली आ रही हैं। अब तक हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाली इक्वेशंस बन रही थी रेसिप्रोकल लेने के बाद, है ना। तो ये भी देखिए इक्वेशंस उसी तरीके की हैं जो हम तक सॉल्व करके आए हैं हम, है ना। तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 6 और इसको दे देते हैं इक्वेशन 7। कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट 1 है ना। देखिए 6th वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1 एंड 7th इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है। दोनों की साइन देखिए, 6th इक्वेशन में प्लस का है, 7th इक्वेशन में भी प्लस का है, इसका मतलब सेम साइन सब्ट्रैक्ट, है ना। ट्रिक बताया था आपको, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 क्या है आपकी, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड इक्वेशन 6 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। देखिए प्लस का x है तो माइनस का हो जाएगा एंड माइनस का y है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 है तो माइनस का हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा y प्लस वाई दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 5 दैट मीन्स 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 6/2 दैट मीन्स 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको 6th इक्वेशन या फिर 7th इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 6 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो देखिए x माइनस वाई की जगह डालेंगे हम 3 इज इक्वल टू 5। 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दैट मीन्स 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आ गई। अब देखिए जो हमने इक्वेशंस में मानी थी, क्वेश्चन में हमने जो माना था द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, क्या माना था हमने, x माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्या माना था हमने y, तो y की वैल्यू आई है 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर। तो बोट स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड जो स्ट्रीम की स्पीड है वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।